शीतलहर पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप शीतलहर को परिभाषित कर पाएंगे, शीतलहर आने के कारणों को समझा पाएंगे, मानवों पर शीतलहरों के प्रभावों को समझा पाएंगे, शीतलहर से बचने के तरीके समझा पाएंगे, अस्पताल जाने से पहले हाइपोथर्मिया के इलाज के चरणों की जानकारी दे पाएंगे, अस्पताल जाने से पहले फ्रॉस्टबाइट और ठंड के कारण अंदरूनी नुकसानों के इलाज के चरणों की जानकारी दे पाएंगे, स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा पाएंगे। शीतलहर एक मौसमी घटना है जिसमें एक बड़े क्षेत्र की हवा ठंडी हो जाती है या वहां काफी ठंडी हवा बहती है। ऐसा होने पर उस क्षेत्र का तापमान वहां के औसत तापमान से काफी ज्यादा गिर जाता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हर साल सर्दियों के मौसम में शीतलहर और ठंडे दिन का प्रकोप देखने को मिलता है। यह एक गंभीर मौसमी घटना है जिसमें जनहानि और फसलों को नुकसान भी हो सकता है। हम किसी मैदानी इलाके में शीतलहर का प्रभाव तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम चला जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों में यह 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। साल 2021 में भारत में बहुत खराब मौसमी घटनाओं के कारण 1750 लोगों की जान गई थी। वहीं साल 2022 में भारत में 2227 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आइए हम जानते हैं कि शीतलहर कैसे बनती है, इसके प्रभाव क्या हैं और इसकी चपेट में आने से क्या नुकसान हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हर टैब पर क्लिक करें। शीतलहर का बनना। शीतलहर तब बनती है जब ठंडी हवा की विशाल वायुराशि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहती है। शीतलहरों के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस तरह के प्रभाव को सर्दियों का तूफान कहा जाता है। हाइपोथर्मिया और शीतदंश काफी ज्यादा और खासकर अप्रत्याशित सर्दी पड़ने की वजह से होता है। इस बीमारी में ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और अंग काम करना बंद कर देते हैं और जिसे चिकित्सीय इलाज की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। इसमें मवेशियों और वन्यजीवों की मृत्यु होने के साथ साथ वे जख्मी भी हो सकते हैं। अगर शीतलहर के साथ भारी और लगातार बर्फबारी भी होती है तो चरकर अपना भरण पोषण करने वाले जंतुओं को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है और वे भूखमरी या हाइपोथर्मिया के शिकार बन सकते हैं। इसकी चपेट में आने से क्या नुकसान हो। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आता है तो उसके शरीर का तापमान काफी गिर सकता है और इससे उसके शरीर में ठंडी के कारण होने वाली समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे फ्रॉस्टबाइट, फ्रॉस्टनिप, चिलब्लेन और हाइपोथर्मिया। फ्रॉस्टबाइट शरीर के ऊतक के जमने को कहते हैं, जिसके बाद अक्सर हाइपोथर्मिया की स्थिति आती है। तब त्वचा की कोशिकाओं के बीच बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं और वे कोशिकाओं से द्रव निकालकर आकार में बड़े होते जाते हैं, तो खून के प्रवाह में रुकावट पैदा होती है और इससे प्रभावित ऊतकों को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आमतौर पर इसका असर हाथों, पैरों, कानों, नाक और गालों पर होता है। फ्रॉस्टनिप फ्रॉस्टबाइट का कम गंभीर रूप है। लगातार ठंडी में रहने के कारण प्रभावित अंग सुन्न होता जाता है। फ्रॉस्टनिप से त्वचा हमेशा के लिए खराब नहीं होती है। चिलब्लेन 32 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ठंडी, नम और आर्द्र मौसम में रहने के कारण होता है। खुली त्वचा के बार बार और लंबे समय तक यह स्थिति सिर्फ कुछ घंटों में ही बनने लगती है। कान, नाक, गाल और हाथ पैर की अंगुलियां इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हाइपोथर्मिया
शरीर के सामान्य तापमान के 34.4 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चले जाने की स्थिति को कहते हैं। व्यक्ति पर इससे जुड़े नुकसान होने का खतरा भी होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी और स्नो ब्लाइंडनेस। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की कमी इस स्तर पर हो जाती है कि शरीर की सामान्य गतिविधियां सुस्त पड़ जाती हैं या नहीं होती हैं। डिहाइड्रेशन के कारण ठंडे मौसम से मरने की संभावना बढ़ जाती है। स्नो ब्लाइंडनेस में बर्फ से परावर्तित सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों में सूजन और जलन महसूस होती है। आइए हम हाइपोथर्मिया के संकेत और लक्षणों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने से दो तरह की आपातकालीन स्थितियां पैदा हो सकती हैं, हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट, और शरीर को ठंड से होने वाले नुकसान, लोकल कोल्ड इंजरी। आइए हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाइपोथर्मिया दो प्रकार का होता है, सामान्य और गंभीर हाइपोथर्मिया। इसके संकेतों और लक्षणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हर टैब पर क्लिक करें। हाइपोथर्मिया के संकेतों और लक्षणों में शामिल हैं सुस्त पुतलियां, जब पुतली खुली रोशनी में धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं। अनियंत्रित रूप से ठिठुरना, कम तापमान के संपर्क में आने पर ठंड से ठिठुरना। ठंड लगना, इसमें ठंडे वातावरण में रहने के बाद शरीर को ठंडक महसूस होती है। ड्राउजीनेस, ऊंघ, यह दिन के दौरान सामान्य की तुलना में ज्यादा नींद महसूस करना है। ऊंघ महसूस करने वाले लोग न चाहते हुए भी सो सकते हैं। साफ न दिखना, इसका अर्थ न देख पाना या साफ तौर पर न देख पाना है। तेज सांस चलना, 1 मिनट में 20 से ज्यादा सांसें लेना है। धड़कन धीमी चलना, 1 मिनट में दिल का 60 बार से कम धड़कना। गंभीर हाइपोथर्मिया के संकेत और लक्षण, शरीर में अकड़न, हाथ पैरों की मांसपेशियों को आसानी से आराम न मिलना। बहुत धीमे सांस चलना, आराम करते समय सांस लेने की दर 12 सांस प्रति मिनट से भी नीचे चली जाना। प्रतिक्रिया न दे पाना, किसी उद्दीपन या आदेश पर आसानी से प्रतिक्रिया न दे पाना। बहुत धीमी नाड़ी की दर, 45 से भी कम, जो कि नाड़ी की बहुत ज्यादा धीमी दर है। शरीर का न ठिठुरना, ठंडे वातावरण के संपर्क में आने के दौरान शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए जरूरी अनैच्छिक शारीरिक कंपन प्रतिक्रिया का शुरू न होना। पुतलियों का स्थिर होकर फैल जाना, पुतलियां प्रकाश के स्तर में बदलाव के बावजूद भी फैल जाती हैं। बताएं कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य। हाइपोथर्मिया के मामले में मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है। हाइपोथर्मिया एक संक्रामक बीमारी है, क्या यह सत्य है या असत्य? आइए हम हाइपोथर्मिया के कहीं गंभीर नतीजों के बारे में जानते हैं। अधिक जानकारी के लिए हर अंक पर क्लिक करें। हाइपोथर्मिया का मस्तिष्क पर असर पड़ सकता है और इससे चेतना में परिवर्तन, एपनिया या कोमा हो सकता है। परिवर्तित चेतना से हमारा आशय किसी व्यक्ति की सामान्य मानसिक स्थिति या ऐसी किसी स्थिति में परिवर्तन होना है जिससे उस व्यक्ति की अनुभूति संवेदनाएं सामान्य व्यक्ति से अलग होती हैं। एपनिया की स्थिति में व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है या उसे कुछ देर के लिए सांस नहीं आती है। कोमा लंबे समय के लिए चेतना को खो देना है, जिसमें शरीर की उद्दीपक को प्रतिक्रिया देने की क्षमता चली जाती है। हाइपोथर्मिया का फेफड़ों पर खराब असर हो सकता है
और इससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया या एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। एस्पिरेशन न्यूमोनिया तब होता है जब खाना या द्रव निगले जाने के बजाय वायुमार्ग या फेफड़ों में चला जाता है या मुंह या पेट से खाना या अन्य पदार्थ निस्पंदन में गलती के कारण फेफड़े में चला जाता है। एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में द्रव फेफड़े की एल्वियोली में जमा हो जाता है या फेफड़े को जानलेवा नुकसान होता है, जिसके कारण द्रव फेफड़े या एल्वियोली में चला जाता है, फेफड़ा में द्रव भर जाता है। हाइपोथर्मिया आंत को प्रभावित कर सकता है और इससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जठरांत्र से खून बह सकता है, जिसमें पाचन तंत्र में गले से लेकर मलाशय तक कहीं भी शुरू होता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन बीमारी रक्त के थक्का बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, या इस बीमारी में पूरे शरीर में रक्त के थक्के जमने लगते हैं जो कि छोटी रक्त वाहिकाओं का मार्ग रोकते हैं। मरीज का गुर्दा गंभीर रूप से खराब हो सकता है। यह एक बीमारी है जिसमें वृक्क खून से अपशिष्ट खाने को अलग नहीं कर पाते हैं। हृदय पर हाइपोथर्मिया के प्रभाव से एरिथमिया हो जाता है, जिसमें हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है या धड़कन असामान्य रूप से चलती है। इसके कारण पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकती है। जब हृदय में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत कमजोर होने के कारण हृदय धड़क नहीं पाता है। आइए हम हाइपोथर्मिया के लिए अस्पताल ले जाने से पहले जाने वाले उपायों के बारे में जानते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वमान्य सावधानियों को अपनाएं, प्रभावित जगह को सुरक्षित करें और ईएमएस को सूचना दें। प्रभावित व्यक्ति की स्थिति का शुरुआती आकलन करें और उसके शरीर की जांच करें। व्यक्ति को घेरकर खड़े न हों और जरूरत होने पर ऑक्सीजन दें। मरीज को ठंडे वातावरण में न ठहरने दें। मरीज से गीले कपड़ों को उतार दें और उसे कंबल से ढक दें। मरीज को सूखा रखें। अगर मरीज होश में है तो उसे धीमे धीमे गर्म पेय पदार्थ पिलाएं। जिंदा होने के संकेतों की लगातार जांच करते रहे। आइए अब हम फ्रॉस्टबाइट या लोकल कोल्ड इंजरी के लिए अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले उपायों के बारे में जानते हैं। फ्रॉस्टबाइट के लिए अस्पताल लाए जाने से पहले किया जाने वाला उपचार इस प्रकार है। मरीज को ठंडे वातावरण में ठहरने न दें। रोगी को सुन्न पैर से चलने न दें। सुन्न हुए भाग की सुरक्षा करें ताकि उसे और चोट न लगे और वह दोबारा से सुन्न न पड़े। प्रभावित भाग को सुखाकर उस पर एक साफ पट्टी बांध दें। अगर उंगलियां भी प्रभावित हुई हैं तो उंगलियों के बीच पट्टी रखें। अगर प्रभाव सतही तौर पर है तो अंगुलियों को ढक दें और उन्हें गर्म रखें। अगर प्रभाव गहरा है तो सूखी और स्टराइल की हुई पट्टी बांधें। फ्रॉस्टबाइट का शुरुआती चरणों में ही इलाज होना जरूरी है। आइए देखते हैं कि फ्रॉस्टबाइट का इलाज न किए जाने पर क्या होता है। फ्रॉस्टबाइट के बाद के चरणों को लेट या डीप कोल्ड इंजरी कहा जाता है। इस स्थिति में त्वचा काफी कुछ मोम जैसी दिखती है और यह छूने पर ठोस मालूम पड़ती है। जैसे जैसे सुन्नता बढ़ती जाती है, यह चितकबरी और दागदार होती जाती है। आखिर में उस हिस्से की त्वचा सफेद और सूजकर फफोलेदार बन जाती है। आइए देखते हैं कि आप इन स्थितियों की पहचान कर पाते हैं या नहीं। इमेज को ड्रैग करके उचित ड्रॉप बॉक्स में डालें और सबमिट करें पर क्लिक करें। सवाल का जवाब दें।
उचित जवाब चुनें और सबमिट करें पर क्लिक करें। आइए हम ठंड के मौसम की वजह से लगने वाली चोटों को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शरीर के तापमान में अचानक से गिरावट न आने दें, जिससे दिल का दौरा या आघात पड़ सकता है। सिर और गर्दन को ढक दें। शरीर की 80% गर्माहट यहीं से निकलती है। तापमान को बनाए रखने के लिए सिंथेटिक और प्राकृतिक रेशों का इस्तेमाल करें। ठंडे इलाकों में ज्यादा देर तक न रुकें। अगर आपको ठंडी में बाहर निकलना पड़े तो सिर्फ आश्रय स्थल में रुकें। ठंडी के मौसम से बचाने वाली किट तैयार करें और इसे पहुंच में रखें। थोड़ी थोड़ी देर पर गर्म पानी पीते रहें। आइए हम जानते हैं कि इस किट में क्या होना चाहिए। शीतलहर से बचाव के लिए तैयारी। लोगों को शीतलहर आने से पहले पानी, खाना और अन्य जरूरी सामानों को जमा करके रख लेना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनें जिनसे आपको गर्माहट महसूस हो। अगर बाहर जाना हो तो कई परतों में कपड़े पहनें। अंगीठी या स्टोव में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के लिए मोमबत्ती, फ्लैशलाइट, पोर्टेबल फ्यूल और माचिस साथ रखें। अस्पतालों को शीतलहर से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए तैयार रहना चाहिए। आइटम देखने के लिए किट पर क्लिक करें। ठंड के मौसम से बचाने वाली किट में ये चीजें होनी चाहिए। वाटरप्रूफ माचिसें, आग जलाने वाले सामान जैसे मोमबत्ती, मैग्नीशियम की माचिस, लाइटर, प्रेशर बैंडेज, कोल्ड क्लाइमेट लिप बाम, धूप का चश्मा, एक से ज्यादा कामों में इस्तेमाल होने वाला चाकू। पानी का बर्तन, गर्म करने के लिए धातु का बना, थोड़ी मात्रा में ज्यादा ऊर्जा देने वाला खाना। फॉयल सर्वाइवल ब्लैंकेट, अगर आप पर्वतारोही ट्रैकिंग अभियान पर हैं जहां आपका मोबाइल काम नहीं करता है, तो आपको अपने साथ टॉर्च, सीसा और मदद के लिए सीटी रखनी चाहिए। अगर आप कहीं रास्ता भूल जाएं, तो उस स्थिति के लिए आपके पास एक कंपास भी होना चाहिए। हम शीतलहर से पीड़ित लोगों की तत्काल देखभाल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पीड़ितों को गर्म कंबल से ढक दें। पीड़ित को घर के अंदर ले जाना चाहिए। घर में रूम हीटर चालू होना चाहिए। पीड़ित को गर्म शोरबा और सूप पिलाएं। उसे गर्म पानी से नहलाया भी जा सकता है। पीड़ित के पैरों को गर्म पानी में डुबो दें। उसे गर्म गैरमादक पेय पदार्थ पिलाएं। गर्दन और कांख में केमिकल हीट पैक भी लगाए जा सकते हैं। पीड़ित को धीरे धीरे गर्माहट दें, क्योंकि तेजी से गर्माहट देने पर गंभीर दिल की समस्याएं हो सकती हैं। अगर पीड़ित की हालत में सुधार नहीं हो रहा है तो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बुलाएं। पीड़ित को आराम कराएं। पीड़ित को चलने फिरने न दें। शीतलहर से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कैसे करें? उसका इलाज कराएं। उस व्यक्ति को ठंडी जगह से बाहर निकालें। उसके भीगे हुए कपड़े उतार दें। पीड़ित के शरीर के मध्य भागों, छाती, गर्दन, सिर, कमर को गर्माहट दें। उसे सीधे गर्माहट न दें, बल्कि गर्म कंबल, तौलिया, कपड़े से लिपटी पानी की गर्म बोतल या शरीर से शरीर की गर्माहट दें। पीड़ित के शरीर की मालिश न करें और न ही उसे घिसें। पीड़ित के शरीर को स्थिर रखें। अगर वह व्यक्ति जागा हुआ है तो गर्म पेय पदार्थ उसकी मदद कर सकता है। उसे शराब न पिलाएं। अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो उसे सीपीआर दिया जाना चाहिए जब तक उसके शरीर को गर्माहट दी जा रही है। यह कभी न माने कि वह व्यक्ति मर चुका है।
आइए अब हम उन निर्देशों के बारे में जानें जिनका ठंडी जगहों पर जाने के दौरान पालन किया जाना चाहिए। अगर आप एक पर्यटक हैं और किसी ठंडे स्थान पर जा रहे हैं, तो आपके लिए इन सावधानियों का पालन करना जरूरी है। शीतलहर के पूर्वानुमान का पता लगाएं। स्थानीय सहायता केंद्रों के फोन नंबर साथ रखें। अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को चार्ज रखें ताकि जब आपको कवरेज मिले तो आप मदद के लिए फोन कर सकें या ऐप के जरिए रास्ता ढूंढ सकें। अगर आप शीत लहर की चपेट में आ जाते हैं तो अपने पास अलग से खाना और पानी रखें। स्थानीय गाइड के बिना जंगली इलाकों में मत जाएं। इसके साथ हम इस मॉड्यूल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आइए हम इस मॉड्यूल में बताए गए अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। शीतलहर का निर्माण तब होता है जब ठंडी हवा एक बड़ी मात्रा में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट काफी ठंडी की वजह से होने वाली दो प्रमुख समस्याएं हैं, जिनसे पीड़ित व्यक्ति की कभी कभी मौत भी हो जाती है। इसके सामान्य संकेतों और लक्षणों में नेत्र दृष्टि खोना, कंपकपाहट महसूस होना, प्रतिक्रिया न देना, धीमी धड़कन और सुस्ती आना शामिल है। पीड़ित को गर्म और सूखे वातावरण में रखकर और उसे गर्म पेय पदार्थ पिलाकर हाइपोथर्मिया का इलाज किया जा सकता है। फ्रॉस्टबाइट में पीड़ित को ठंडी जगह से निकालकर उसके ठंड से प्रभावित अंगों पर साफ पट्टियां लगाकर पीड़ित का इलाज किया जाता है। उचित सावधानियां बरतकर ठंडी के मौसम से लगने वाली चोटों से बचाव किया जा सकता है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने शीत लहर पर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।